हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी के फिजिक्स सॉल्यूशन जो कि 26 अगस्त 2022 को हुआ था। एंड दिस इज पार्ट 2 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 32 गाउस एंड द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन कितनी होगी आपको बताना है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो, मान लेते हैं ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा BV और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा BH। देखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। डेल्टा क्या है यहाँ पर? एंगल ऑफ डिप। तो अगर मैं B को BH के टर्म में लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा? B cos डेल्टा। और इस एक्चुअली मैं B के दो कंपोनेंट ले रहा हूँ, तो BV कितना हो जाएगा? BV इक्वल टू हो जाएगा B साइन डेल्टा। अब देखते हैं गिवन क्या है। तो हमें डेल्टा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री और हमें BH यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है 32 गाउस और निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की कितनी होगी। तो मैं फॉर्मूला इसी का इस्तेमाल करूंगा। BH इक्वल टू B cos डेल्टा। BH कितना है? 32। B फाइंड करना है, cos डेल्टा की जगह 60 डिग्री वैल्यू पुट कर लेंगे। 32 B cos 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 डिग्री की होती है, यानी कि 1/2। तो अगर आप B की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 32 इंटू 2 यानी कि 64 गाउस। तो देखो, इसमें या तो यहाँ पर 0.32 होना चाहिए या फिर यहाँ पर 64 होना चाहिए, लेकिन तरीका आपका यही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको यहाँ पर कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी गिवन है, आपको बताने की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहले मैं आपको बेसिक बता दूं। देखो, तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं: डायमैग्नेटिक मटेरियल, डी पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इनमें जो हाईली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं फेरोमैग्नेटिक। जो मॉडरेटली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। और डायमैग्नेटिक रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। दूसरा, यहाँ पर अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करो तो इनमें जो स्मॉल डायपोल्स होते हैं, एटॉमिक डायपोल, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डोमेन्स। अब इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है, दीज हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन टू वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे। पैरामैग्नेटिक में भी यही होगा, लेकिन डायमैग्नेटिक में इसका जस्ट अपोजिट होता है। फिर भी स्टेटमेंट है, इन दीज substance atomic dipole align themselves in a common direction of a macroscopic volume called domain। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट, मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो, ये स्टेटमेंट अगर पैरामैग्नेटिक के लिए देखा जाए तो उनके लिए तो सही है, पैरामैग्नेटिक के लिए ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए सही नहीं है। तो इसका मतलब ए सही है, बी सही है, सी सही नहीं है। तो मैं वो ऑप्शन तो चूज नहीं करूंगा जिसमें सी आ रहा होगा। तो इसमें सी आ रहा है और इसमें भी सी आ रहा है, वो तो मैं नहीं लूंगा। और ए और बी दोनों आने चाहिए। जब ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है तो दोनों आने चाहिए। अब आप इसमें देखो ए नहीं आ रहा, तो इसको भी हटाओ तो ले दे करके आंसर बचेगा ऑप्शन फर्स्ट। बाकी स्टेटमेंट अभी पढ़ते हैं। डी स्टेटमेंट, दिस मटेरियल शो मेजनर इफेक्ट। देखो, मेजनर इफेक्ट की अगर बात करें तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल शो करते हैं। मेजनर इफेक्ट का मतलब ये है कि प्योरली डायमैग्नेटिक मटेरियल एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे प्योरली सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, जिसको हम मेजनर इफेक्ट भी बोलते हैं। ई है, द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरो टू पैरा मैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी लो। तो हाँ, देखो, होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिसमें फेरो मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं क्यूरी लो। तो ई स्टेटमेंट सही है, ए और बी सही है, तो इसलिए हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए बी ई। वन स्टेटमेंट मतलब वन, यहाँ पर ए बी ई सही रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग क्लेस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन और गन डायोड। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको याद रखना होगा माइक्रोवेव इसका सही आंसर होगा, माइक्रोवेव सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग साइनसॉइडल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रखा है। तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक तो ये देखो, जो भी साइन के अंदर फंक्शन होगा, जो भी साइन के अंदर एंगल होगा ना,
वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो आप ये चेक कर लो कि कौन सा डायमेंशनलेस है। दूसरा तरीका ये है, जो जनरल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली ये इस तरह से साइनसॉइडल वेव फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जनरल फॉर्म होती है इक्वल टू ई नोट, ये मैग्नीट्यूड, ये हो गया एम्पलीट्यूड, इक्वल टू ई नोट साइन के। अब यहाँ पर y भी आ सकता है, x भी आ सकता है, डिपेंडिंग करता है कि किस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। यहाँ पर के जेड दे रखा है माइनस के ओमेगा टी, तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, एक्चुअली के होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा और ओमेगा होता है 2 पाई एफ या फिर 2 पाई अपॉन में टी। तो इन्हीं को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप लैम्डा या के टर्म में लिखोगे, तो अगर मैं लैम्डा के टर्म में लिखूंगा तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नोट साइन के की जगह पर आप लिख लीजिए 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में जेड, माइनस ओमेगा की जगह पर आप लिख लीजिए 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी इंटू में टी। आप देखिए कि यहाँ पर 2 पाई हम कॉमन ले सकते हैं, तो ई इक्वल टू आ जाएगा ई नोट साइन 2 पाई कॉमन ले लो तो जेड अपॉन में लैम्डा माइनस टी अपॉन में टी। तो एक ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही। तो आप देखो फर्स्ट और सेकंड में ये दोनों तो सही हो गया। हमें तो वो बताना जो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, कैन नॉट। अब नेक्स्ट, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू में टाइम, और आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा बराबर होता है स्पीड ऑफ, मतलब बराबर होता है वेलोसिटी के। तो इसी को मैं इस तरह से चेंज करके लिख सकता हूँ, इक्वल टू ई नोट साइन 2 पाई जेड अपॉन में लैम्डा माइनस, अब ये है 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन टी का मतलब हो गया एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ वी अपॉन में लैम्डा। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 1 अपॉन टी को हम एफ लिख सकते हैं, और एफ बराबर क्या होता है, वी अपॉन लैम्डा के, यानी कि वी अपॉन में लैम्डा। अब आप यहाँ से लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वल टू आ जाएगा ई नोट साइन 2 पाई मैंने लिया कॉमन, लैम्डा भी कॉमन ले लेते हैं, जेड माइनस वी टी। तो आप ये देखो तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब एक तो गलत होनी है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, लेकिन डायमेंशनली चेक कर लेते हैं कैसे। देखो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे तो लिख सकोगे, 2 पाई को चलो बाहर ही रहने दो, वी जेड अपॉन में कैपिटल टी माइनस टी अपॉन में टी। अब इसका तो कोई डायमेंशन नहीं आया, टी से टी कट जाएगा। वी का डायमेंशन, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना आता है, एल टी माइनस 1। जेड मतलब डिस्टेंस यानी कि एल अपॉन में टी, तो ये तो हो गया एल का स्क्वायर और ये हो गया टी माइनस 2। तो ये देखो अगर यहाँ पर -1 है तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है ये पूरी, ये भी डायमेंशनलेस ही होनी चाहिए थी, जो कि नहीं आ रही है, इसलिए डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। बाकी तीनों फॉर्म किस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब 15. For what distance in ray optics a good approximation when the aperture is 2 mm wide and the wavelength is 400 नैनोमीटर। तो एक्चुअली एक फॉर्मूला है जो कि ये बताता है कि किस अप्रोक्सीमेशन तक हम रे ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम निकालते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर में लैम्डा। अब ए वैल्यू कितनी है, 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, और लैम्डा यानी कि 400 उसको भी मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा 10 मीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट एम। नाउ अ कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ आपको दे रखी है 32 सेंटीमीटर। ध्यान रहे कॉन्केव लेंस है तो 32 माइनस का लेंगे। is placed in the path of convergent beam of 24 centimeter from M. Now the beam will converge. अब बीम किस पर कन्वर्ज होगी आपको बताना है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन, मैं सेम तो नहीं कहूँगा, सिमिलर क्वेश्चन इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए आप लेंस नहीं है, तो जो कन्वर्जेंट बीम है वो कहाँ पर आकर के मिल रही है, 24 सेंटीमीटर पर, और जब आप लेंस लगाओगे तो फिर वो कहाँ पर कन्वर्ज होगी आपको बताना है। देखो बिना लेंस के जो ये 24 सेंटीमीटर है इसको हम कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी होगी -32। अब लेंस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। एक्चुअली जब आप इस कन्वर्जेंट बीम के रास्ते में एक कॉन्केव लेंस को प्लेस करोगे तो अब वो एक इमेज बनाएगा, वो इमेज कहाँ पर बनेगी वही आपको फाइंड करना है। तो 1/फोकल लेंथ -32, 1/v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है,
-1 अपॉन ऑब्जेक्ट की वैल्यू, तो लेट जब हमने ये लेंस रखा है तब हम यहाँ पर कोई इमेज पा रहे हैं, तो v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो -1/32 प्लस के 1/24 इक्वल टू 1/v। तो हमें इस इक्वेशन को v के लिए सोल्व करना। जब आप इसको v के लिए सोल्व करेंगे आंसर आएगा 96 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये इसी तरफ बनेगा। कॉन्वेक्स एक ही कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और म्यू है 1.5। द रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछा है। सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था इससे पहले जो 23 अगस्त को पेपर हुआ था उसमें। देखो इसके लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। अब इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब ये हुआ कि दोनों जो सरफेस होंगे उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा। तो r1 और r2 का मैग्नीट्यूड सेम हम ले लेंगे r के इक्वल, लेकिन इसमें फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ रहेगा तो r1 की तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और सेकंड सरफेस का r की वैल्यू इस तरफ लाई करेगी जो कि नेगेटिव रहेगी। तो r1 को तो हम लेंगे पॉजिटिव, लेकिन r2 को हम मैग्नीट्यूड में मतलब r2 को हम लेंगे नेगेटिव। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। फोकल लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर, म्यू -1 करेंगे तो 1.5 -1 मिलेगा। इसको 1/r लिखो, इसको माइनस और इसको माइनस के r, इसलिए क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर -r लिया जाएगा क्योंकि ये इस तरफ लाई कर रहा है। तो 1/10, 1.5 में से 1 आप इजीली माइनस कर सकते हैं, 0.5 आएगा और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2/r। आपको तो r की वैल्यू निकालनी है, तो 0.5 इंटू में 2 इंटू में 10, तो इन दोनों का आप इजीली मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। तो लेंस मेकर फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, a compound microscope has an objective focal length f0 है and the eyepiece of the focal length 2.2 cm has a tube length of 22 cm। द मैग्नीफिकेशन आपसे पूछा है, मैग्नीफिकेशन कितनी होगी। देखो सिंपली माइक्रोस्कोप के लिए जो फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, फॉर्मूला होता है -L/f0 1 + d/fe। लेकिन जब इमेज इन्फिनिटी पर बने तब ये फॉर्मूला हो जाता है m = -L/f0 d/fe। अब L की वैल्यू कितनी है 22 सेंटीमीटर, f0 कितना है, f0 है 1 सेंटीमीटर, इंटू डी की वैल्यू हम 25 लेते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और आई पीस की फोकल लेंथ हमें 2.2 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -250 और उसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है, और माइनस का आएगा -250। मुझे लगता है ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्जामिनर का। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर कैसे एक्सप्लेन करोगे। देखो ऑप्टिकल फाइबर में हम TIR प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें सही आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, a light source is kept in air at a distance of 200 cm from a convex spherical glass surface जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 such that lights fall in it if the radius of curvature is 40 cm। the position of the image आपको बताने की v की वैल्यू कहाँ पर होगी। देखो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख दो कि यहाँ पर ना तो कॉन्वेक्स लेंस है ना कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, मिरर और लेंस नहीं है, ग्लास है, ठीक है। तो ऐसे में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है μ2/v माइनस के, ये स्फेरिकल सरफेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/में रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ओके, नाउ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दिया है 3/2, एक दे रखा है 1, तो 3/2 को आप 1.5 भी तो लिख सकते हो, तो 1.5/v की वैल्यू फाइंड करनी, और ये एयर का होगा 1/ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, वो रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर, तो मैं u की वैल्यू ले लूँगा 200 इक्वल टू μ2 - 1 मतलब 1.5 - 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 40 गिवन है। तो इसे सोल्व करके हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। सो v की वैल्यू आएगी 200 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन, अब देखो 2 आएगी, अब इसको सोल्व करने पर ये आएगी पॉजिटिव v की वैल्यू, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।